जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ दोस्तों। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक की बात करूँगा। तो जैसे मैंने पहला वीडियो डाला था कि और उसके पहले मैंने बताया था कि मार्केट मेनली समझना है यदि चार्ट को अच्छे से, तो आपको 2 चीज़ों पे मेनली फ़ोकस करना है एंड पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग और दूसरा है बायस। 2 ही चीज़ है। इन 2 चीज़ों को जिसने ध्यान से समझ लिया, उसको मार्केट ऑलमोस्ट समझ में आने लगेगी। उसके बाद आपका सेटअप होता है, फिर वो सारी चीज़ें हम बताएँगे डिटेल में। मेनली अभी ये 2 चीज़ें यदि आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपको एटलीस्ट मार्केट 50-60% 70% समझ में आने लगेगा। और 70% कम नहीं होता, फिर 30% बाकी आपका एक्सपीरियंस है एंड सेटअप है। वो हम उसके बारे में बात बताएँगे आपको। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल। इन दोनों टॉपिक पे मेनली आपको फोकस होना चाहिए। पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर मैपिंग और दूसरा जो टॉपिक है वो है बायस। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में पहला वीडियो में डाल चुका हूँ कि स्ट्रक्चर मैपिंग 2 तरीके से होता है, एक आईडीएम बॉस चॉक मेथड से और दूसरा होता है आईटीएस आईटीएल मेथड से, जो कि आपको ट्रेंड को बतलाता है। और दूसरा जो बायस है वो आपको बतलाता है कि आपको का टेम्पररी डायरेक्शन क्या होगा। स्ट्रक्चर बतलाता है मेन डायरेक्शन, मींस अप ट्रेंड है मार्केट या डाउन ट्रेंड है मार्केट या साइड में मार्केट है। वो बतलाता है कि मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहता है, मार्केट नीचे की साइड जाना चाहता है या एक रेंज में घूमना चाहता है। वो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बतलाता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सेकंड वीडियो जो मैंने बायस का बनाया है, बायस आपको बतलाता है कि ठीक है जी, यदि लेट सपोज स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बता रहा है कि मुझे बाइंग करनी है, तो बायस आपको बतलाएगा कहां से बाइंग करनी है और कहां तक आपको बाइंग करनी है, मींस कहां पे आपको एंट्री मारनी है और आपका टारगेट कहां तक होगा। क्योंकि बायस ही आपका टर्निंग पॉइंट होता है कि मार्केट जहां से मुड़ता है वो बिना बायस का नहीं मुड़ता है। जैसे होता है ना, हाईवे पे एक बार गाड़ी चढ़ गई तो भैया जहां कट होगा वहीं से गाड़ी मुड़ेगी, बिना कट का तो उछल के नहीं चला जाएगा कहीं और, राइट। जब तक टर्निंग पॉइंट नहीं आएगा, जब तक कट नहीं आएगा, जब तक गोल चक्कर नहीं आएगा, तब तक वो बाहर या लेफ्ट या राइट नहीं मुड़ेगा, वो हाईवे से चलता रहेगा, राइट। तो ट्रेंड आपको बतलाता है डायरेक्शन को और बायस आपको बतलाता है कि टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ है, राइट। तो जहां से मुड़ सकता है मार्केट, राइट, बिना टर्निंग पॉइंट का, बिना चौराहे का, बिना कट का मार्केट नहीं मुड़ता है। मतलब बिना बायस का मार्केट अपने मन से कहीं से भी नहीं मुड़ता है। इसका मतलब हर एक मोड़ के पीछे बायस होगा, ठीक है। सो बायस को हम यहाँ पे 2 पार्ट में बांटते हैं। वैसे बायस आइडेंटिफाई करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि बायस जो है वो 3 तरीके से आइडेंटिफाई लोग करते हैं। पहला सीआरटी कैंडल होता है, कैंडल रेंज थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है मंथली, वीकली या डेली कैंडल की क्लोजिंग थ्योरी, उसके बेसिस पे आगे का मार्केट फोरकास्ट करते हैं कि आगे का डायरेक्शन क्या होगा। और तीसरा है ईआरएल आईआरएल के बेसिस पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये 3 तरीके मेनली ज्यादातर यूज होते हैं कल का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या नेक्स्ट वीक का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए या नेक्स्ट मंथ का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो बायस मेनली क्या है, आपको टेम्पररी डायरेक्शन बतलाता है। जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर आपको ये बतलाता है कि दिल्ली से आपको जम्मू कश्मीर जा रहा है गाड़ी, या फिर आपका कन्याकुमारी जा रहा है या आसाम जा रहा है, मैंने बताया था। लेकिन यदि जम्मू कश्मीर जा रहा है तो सीधा सीधा रास्ता नहीं होगा ना, वो बीच बीच में पेट्रोल भी कहीं भराएगा, कहीं खाना खाने के लिए रुकेगा, कहीं आपका रेस्ट करने के लिए रुकेगी गाड़ी का, कुछ गोल चक्कर से लेफ्ट लेगा, फिर अगले गोल चक्कर से राइट ले लेगा, कहीं टर्निंग राइट होगी, कहीं लेफ्ट होगी। जस्ट लाइक बायस, जो तो बायस टर्निंग पॉइंट को बतलाता है, ये आपके स्टॉपेज को बतलाता है कि किस स्टेशन पे आपको गाड़ी बैठनी है। आपको बीच रास्ते में हवा में जाके गाड़ी में नहीं बैठ जाओगे, राइट। कोई गोल चक्कर पे गाड़ी रुकेगा उसके बाद ही, कोई स्टेशन पे गाड़ी रुकेगा उसके बाद ही बैठोगे। सेम वे में बायस बतलाता है कि कहाँ पे स्टॉपेज है, कहाँ पे आपको एंट्री मारनी है। तो एंट्री मॉडल मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको मार्केट पहचानने के लिए बता रहा हूँ कि मोड़ कहाँ से आ सकता है और क्यों आ सकता है, वहां पे कौन सा ऐसा स्टॉपेज है, कौन सा कट है, कौन सा टर्निंग पॉइंट है। क्या वहां पेट्रोल टंकी है जहां गाड़ी तेल भराने जा रहा है, क्या वहां पे ढाबा है जहाँ पे गाड़ी खाने खाने जा रहा है, रुक रहा है वहां पे। तो आपको ये बायस सब बतलाएगा हर एक टर्निंग पॉइंट को। ओके, सो बायस को मेनली मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप बताओगे तो मैं सबसे ज्यादा जो भरोसा करता हूँ वो है पीओआई एंड लिक्विडिटी पे। वैसे सीआरटी भी अपने आप में स्ट्रांग है, ईआरएल आईआरएल भी है, एंड आपका डेली एंड वीकली और मंथली कैंडल की क्लोजिंग भी मैटर करती है। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके मार्केट को देखेंगे, उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं सबसे पहले जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके बेसिस पे मैंने इसको 2 पार्ट में बांटी है। वैसे ही एसएमसी के बेसिस पे ही है, लाइक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे,
बट उसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस भी 4 साल का इसमें लगाया है और उसके बेसिस पे मैंने इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज किया है। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं इसको दो पार्ट में बांटता हूं। पहला है पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा है लिक्विडिटी। तो इसके बारे में भी मैं पीछे वीडियोस में बता चुका हूं कि बायस क्या है, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ। सो पिछले दो वीडियो बायस का यदि आप देखेंगे तो उसमें मैं पीओआई को डिस्क्राइब कर चुका हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, और दूसरा लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। डिटेल्ड में अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो डिटेल में भी मैंने लास्ट लास्ट जो आपका वीडियो था उसमें ऑर्डर फ्लो मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो बता चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो बता चुका हूँ, और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो बता चुका हूँ। एग्जैक्टली ये है क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट? ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो स्टॉपेज है जहां पे गाड़ी रुकेगी या रुक सकती है, जस्ट लाइक स्टेशंस, राइट? जैसे ट्रेन चल रही है तो ट्रेन अपने स्टेशन पे ही रुकेगी, राइट? तो स्टेशन से है यहाँ पे गाड़ी रुकेगी जहां पे बायर या सेलर जो है वो बैठेंगे गाड़ी में, मीन्स सेलिंग करने वाले सेल करेंगे, बाइंग करने वाले बाय करेंगे। मतलब बायर और सेलर जो है, बड़े लोग हमेशा और हमेशा आपका स्टॉपेज पे ही गाड़ी बैठते हैं। ये नहीं कि बीच में कहीं भी चेन खींच के गाड़ी चढ़ जाओ, ठीक है? वो छोटे लोग ही करते हैं और इसीलिए ट्रैप होते हैं। इसलिए गाड़ी का चेन खींच के बैठना और उतरना नहीं है, मेन है स्टॉपेज पे, ठीक है? सो बड़े लोग जितने भी बैठेंगे ऑब्वियसली आपका स्टॉपेज पे ही बैठेंगे, उनका गाड़ी का सीट बुक रहेगा, करेक्ट? तो सेम वे में यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो आपको बतलाता है कि कहाँ से गाड़ी मुड़ सकती है, कहाँ से गाड़ी उठ सकती है, राइट? तो अभी हम सबसे पहले मैं बता दूं, ऑर्डर फ्लो के बारे में बता चुका हूं, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। नाउ आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीपीआर क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, और रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है। इन सब के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि चार्ट को तभी आप अच्छे से रीड कर पाओगे, तभी आपको समझ आएगा कि प्राइस करना क्या चाह रहा है, क्या प्राइस जम्मू कश्मीर जाना चाह रहा है कि क्या प्राइस कन्याकुमारी जाना चाह रहा है। वो तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बतला देगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, राइट? लेकिन ये बतलाएगा कि कहां से बायर या सेलर एक्टिवेट होंगे, कौन सा ऐसा जगह है वहां पे जहां से प्राइस ऊपर जाने वाला है, कौन सा ऐसा प्राइस है जहां से प्राइस नीचे गिरने वाला है। ये वो हर एक लोकेशन सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मीन्स मार्केट में ये 10 जो पॉइंट है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आपका लेबल्स हैं। और इसके अलावा तीन और लेबल्स हैं जो मैंने फाइंड आउट किया है, जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और ये भी रीड आउट किया है ऑब्वियसली। अब वो है आपका प्राइस सेक्शन का डिमांड जोन, प्राइस सेक्शन का सप्लाई जोन, एंड मल्टीपल टचेस। ठीक है, ये तीन एडिशनल चीजें भी है जहां से प्राइस रिएक्ट करता है बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब टर्निंग ले सकता है। सो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये आपके टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन्हीं टर्निंग पॉइंट से ही मार्केट मुड़ेगा, प्राइस मुड़ेगा, इसके अलावा अपने मन से नहीं मुड़ेगा। फिक्स है ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? तो आपको सिर्फ 13 ही पढ़ने हैं। यदि 13 आपने पढ़ लिया तो मार्केट का हर एक लेवल को आप समझ जाओगे। और उसके बाद है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आपको बतलाएगा पेट्रोल टंकी की, गाड़ी यदि जम्मू कश्मीर जाएगी तो ऐसा थोड़ी एक बार दिल्ली में पेट्रोल भराया पहुंच जाएगा जम्मू कश्मीर, कहीं ना बीच में रुकेगा ना तेल भराने के लिए जहां खत्म होगा। सो लिक्विडिटी आपका पेट्रोल टंकी है जहां पे गाड़ी पेट्रोल भराने के लिए जाएगा। तो ये लिक्विडिटी जो का जो लेवल है ना, वो आपको बता देगा गाड़ी कहाँ जा रही है पेट्रोल भराने के लिए। फिर पेट्रोल भरा के क्या आएगी, फिर आगे का रास्ता ट्रेवल करेगी। आगे का रास्ता ट्रेवल करेगी तो कौन से मोड़ से आगे मुड़ेगी, जो आगे मोड़ होगा ऑब्वियसली वहीं से मुड़ेगी, करेक्ट? बिना मोड़ का तो मुड़ नहीं जाएगी। तो आपके जितने भी मोड़ और टर्निंग पॉइंट है वो पीयूआई बतलाएंगे। और लिक्विडिटी जो है वो आपका गाड़ी का पेट्रोल कहाँ पे रखा हो पेट्रोल बतलाएगा, मीन्स लोगों का स्टॉप लॉस, मतलब पैसा कहाँ रखा हुआ है। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि गेम जो होती है ना, गेम जब आपने वो गेम खेला होगा लाइक जहाँ पे क्वाइन रखा रहता है, लाइक, और ट्रेन ट्रेन की पटरी पे एक बच्चा कूदते हुए हम दौड़ाते हैं उसको, और लेफ्ट राइट में उधर से ट्रेन आ रही होती है और बीच में आपका उधर बहुत सारे डॉलर और क्वाइन रखे रहते हैं। जितना क्वाइन कलेक्ट करोगे आप उतना ज्यादा विनर बनोगे। जस्ट लाइक ये क्वाइन है, लिक्विडिटी क्वाइन है, जितना क्वाइन आपका, तो क्वाइन मतलब सेलर और बायर के स्टॉप लॉस, उनके स्टॉप लॉस को खाना ही मार्केट का काम है, उसी से वो पैसा कमाते हैं बड़े लोग, राइट? लेकिन अपने मन से उछल के कहीं से कूद के नहीं जाएंगे, जाएंगे ट्रैक से ही, ठीक है? ट्रैक पे ही जाएंगे। और उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि ट्रैक पे ट्रेन आ रही है तो अपने आप को बचाना भी है, राइट? ट्रेन कहाँ से आएगी, ये सारा का सारा मतलब प्राइस आपका हमेशा पीओआई से ही मुड़ेगा, कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है वो। और कहाँ जाएगा, और पेट्रोल भराने जाएगा, मतलब स्टॉप लॉस खाने जाएगा। यही मार्केट का काम है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, ठीक है? सच्चाई यही है।
सो आप सिंपल, अभी हम लोग चलते हैं, 10 मिनट बहुत लेक्चर हो गया, अब चलते हैं टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। सो डायरेक्टली मैंने लास्ट वीडियो में मैं ऑर्डर फ्लो बता चुका हूँ, ऑर्डर ब्लॉक बता चुका हूँ, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब मैं बीपीआर बताने जा रहा हूँ, व्हाट इज बीपीआर, ठीक है। सो ये मैं कल के वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। स्टिल मैं एक जल्दी से शॉर्ट में बता दूं, ये आपका जो अप ट्रेंड में यदि मार्केट है तो एक अच्छा खासा जो मूव होता है उसको हम लोग बाइंग की साइड, उसको इम्पल्सिव मूव कहते हैं। एंड देन वापस जो मार्केट मुड़ता है, राइट, स्विंग यहाँ से मुड़ गई, इसको करेक्टिव मूव कहते हैं। और ये पूरे जो करेक्टिव मूव होती है, इसी को हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं अच्छे से, राइट। और इस ऑर्डर फ्लो का जो सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल होता है उसी को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। क्या? ऑर्डर फ्लो का मींस करेक्टिव मूव का जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, कब? अप ट्रेंड में, ध्यान रहे। तो अप ट्रेंड में करेक्टिव मूव की जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट वो ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप ना हो। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या इस लास्ट सेलिंग कैंडल कौन था, ये रेड वाला। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक मैंने ग्रीन को क्यों मार्क कर दिया? इसलिए क्योंकि रेड वाला जब मैं यहाँ पे आया था और ऑर्डर ब्लॉक मैंने इसको मार्क की थी, क्योंकि लास्ट सेलिंग कैंडल, ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे सेल जब प्राइस का हुआ तो लास्ट यहीं तक गया, तो ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक हुई। बट इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं था। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तीन कैंडल के बीच का गैप, मतलब सेकंड कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए, मतलब सेकंड कैंडल को आप इग्नोर कर दीजिए और देखिए कि थर्ड जो कैंडल है उसका जो लो है और फर्स्ट कैंडल का हाई है, क्या बीच में गैप है? नहीं है। यहाँ पे गैप यदि होता तब फेयर वैल्यू गैप होता, चूंकि यहाँ पे गैप नहीं है इसलिए फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नहीं था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोला, क्योंकि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है। सो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहना है, तो इसलिए आपका नेक्स्ट कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा। बट इसको भी मैं चेक करूंगा कि क्या ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, उसके लिए भी फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो चलो जी, अब इसको चेक करते हैं, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जी? तो ध्यान से देखिए जी, यदि फेयर वैल्यू गैप होगा जी तो मैं इसको क्या कहूंगा जी, मैं ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा जी। और फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा तो क्या करूंगा जी, मैं इसको बोलूंगा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जी। करेक्ट है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखूंगा, तो यहाँ पे जब मैंने देखा, जब मेरा ये ड्राइंग बना था तो मैंने क्या किया, मैंने देखा फर्स्ट कैंडल इसको शिफ्ट हो गई है, फर्स्ट कैंडल मैंने इसको मार्क की, सेकंड ये, थर्ड ये, राइट। अब मैंने यहाँ पे सेकंड कैंडल को हटा दी, सेकंड कैंडल को जैसे ही मैंने हटाया, थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, तो ये फर्स्ट कैंडल कहाँ तक प्राइस गया है, देखो यहाँ तक गया है, राइट। तो ये प्राइस जो है और थर्ड कैंडल ये दोनों मीट नहीं किया है, इसलिए इसके बीच क्या है जी, एक गैप है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं जी, फेयर वैल्यू गैप कहते हैं जी। तो फेयर वैल्यू गैप है जी, हाँ जी। तो फेयर वैल्यू गैप है तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक होगा जी, राइट। तो इसीलिए आपका ये शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो ये मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फिर से मैंने रिपीट कर दी। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है बता दी, ऑर्डर ब्लॉक का मेथड बता दिया कि ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक तब बोला जाएगा जब इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप का होना जरूरी है, नहीं तो शिफ्ट कर देते हैं। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, तीन कैंडल के बीच का गैप, मतलब थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल के बीच का हाई के बीच गैप होनी चाहिए, तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। और फेयर वैल्यू गैप कहेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होगा, इसलिए ये मेरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। करेक्ट, क्लियर है? तो चलो ये सारी चीजें, तीन चीज रिपीट कर दी। दूसरा मैंने चौथा बताया था वहां पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफईजी, यदि प्राइस वापस नीचे आता है तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, इसके ऊपर चला जाना चाहिए था। लेकिन बाय चांस यदि आपका ये प्राइस नहीं जाता है ऊपर की तरफ, इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बड़े लोगों ने ये ऑर्डर ब्लॉक तो बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बड़े लोगों को इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में जम्मू कश्मीर जाने का। उनका मन है कि दिल्ली के हरियाणा तक जाओ और सबको साला लालच घुसा दो कि हम जम्मू कश्मीर जा रहे हैं और वहां से मुड़ के असम की तरफ चलो, ठीक है। तो आपको ट्रैपिंग तो करेगी तभी तो पैसा कमाएंगे ना, सिंपल सी बात है। तो आपको यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी देखने को मिलेगी, बट बाइंग मॉडल नहीं बनेगा। बाइंग मॉडल नहीं बनेगा, वो आपको कंफर्म कर देगा कि आपको बाइंग साइड नहीं जाना है, नो डाउट। यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन क्या ये बड़े लोग यहाँ बाइंग कर रहे हैं, ये आपको जज करना है। वो कैसे पता चलेगा, वो एंट्री मॉड्यूल से पता चलेगा। सो अभी आप पहले पीओआई देखिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ पे यदि प्राइस जो है नीचे आ गया और यहाँ थोड़ी सी बाइंग दिखाई बट प्राइस नीचे आ गया और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो
अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से यहाँ पे देखो ट्राई करने किया ऊपर की तरफ, फिर से सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो कोई कोई करेक्टिव मूव भी नहीं है, तो कोई यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। तो उस कंडीशन में देखोगे प्राइस यहीं से गिर गया। तो यहाँ से प्राइस क्यों गिरा? यहाँ से प्राइस इसलिए गिरा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं था, लेकिन इधर जो आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप थी, ये वाली फेयर वैल्यू गैप, यही फेयर वैल्यू गैप को आगे जब हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये सेलिंग के लिए बन जाएगा बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम लोग इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मतलब उल्टा फेयर वैल्यू। मतलब जो बुलिश के लिए काम करना चाहिए था, जिसको प्राइस को ऊपर की तरफ धकेलना चाहिए था, यदि वो टूट गया तो वही फेयर वैल्यू गैप दूसरे साइड के लिए इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहा जाएगा। तो अब समझ में आया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या है और फेयर वैल्यू गैप क्या है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब तीन कैंडल के बीच का गैप, करेक्ट। लेकिन यदि वो फेयर वैल्यू गैप नीचे ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट का काम नहीं करता है, प्राइस यहां से बाउंस बैक नहीं करती है बल्कि टूट जाता है, तो फिर वो दूसरे साइड के लिए उल्टा फेयर वैल्यू गैप कहा जाएगा, मतलब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहा जाएगा, जो ऊपर रेसिस्टेंस का काम करेगा और प्राइस वहीं से रिएक्ट करते हुए नीचे की तरफ गिरेगी, और इस तरह से प्राइस यहाँ पे बूम गिरेगी और आपका टारगेट दे देगी। तो आपको यहाँ से सेलिंग करना है, ठीक है। तो आपको सेलिंग बाइंग नहीं सिखा रहा हूँ मैं, बाइंग मॉडल में बताऊंगा आपको, सिर्फ बता रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से क्यों गिरा, प्राइस यहाँ से क्यों उठा, ठीक है। फिर प्राइस यहीं से क्यों उठा उसका भी बताऊंगा, उसका भी रीजन ढूंढोगे तो मिल जाएगा। रीजन सिर्फ यही होगा, वो जो 11-13 मैंने बताया यहाँ पे, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है। कोई रीजन नहीं है तो मतलब नहीं है, राइट। सिर्फ ये 10 और 3 13, जिसने 13 रीजन फाइंड आउट कर लिया ना, मार्केट का हर एक मोड़ को पकड़ सकता है वो। और उसके अलावा मार्केट अपने मन से नहीं मुड़ता है तो नहीं मुड़ता है, कंफर्म्ड। ठीक है। जो प्राइस नीचे गिरा ऊपर गया, ऊपर यहीं से क्यों मुड़ा, क्योंकि यहाँ इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था। तो बिना स्टेशन की गाड़ी नहीं मुड़ती है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको ऑर्डर फ्लो बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, फेयर वैल्यू गैप बता दिया, राइट, एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बता, मतलब रिपीट कर दिया। ये पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बता रखा है, फिर भी रिपीट कर दिया। तो चलिए जी, 15 मिनट रिपीट करना इसलिए जरूरी था ताकि आप कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू कर सके। तो ताकि आप अच्छे से समझ सको कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, राइट। तो आज का टॉपिक था मेरा बीपीआर। सबसे पहला क्या टॉपिक है? बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। तो चलो बैलेंस प्राइस रेंज को समझते हैं, ठीक है। अब आपने फेयर वैल्यू गैप समझ लिया जी, आपने इनवर्स फेयर वैल्यू गैप समझ लिया जी। अब आप प्राइस जब नीचे यहाँ आया था तो यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया था, करेक्ट। प्राइस इसलिए ऊपर गया तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहलाया और वहां पे सपोर्ट किया। लेकिन व्हाट इफ यदि यहाँ पे इसने कैंडल यहाँ पे बनती ग्रीन वाली, और रेड जो कैंडल ऐसे बनी थी, ठीक है, यहाँ से रेड कैंडल बनी, एंड नाउ मार्केट जो है सो नीचे की तरफ गिरा, और फिर ये ऊपर की तरफ प्राइस गया, और फिर यहाँ से धकेल दिया गया नीचे की तरफ, ठीक है। प्राइस क्या हुआ? नीचे की तरफ धकेल दिया गया, ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ आया, ठीक है, और प्राइस इस तरह से करके, ऐसे मान के चलो प्राइस कैंडल बनी बनी इस तरह से, ठीक है, लाइक दिस। अब यहाँ पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? बताइए, बताइए, फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है यहाँ पे? क्या होता है फेयर वैल्यू गैप? क्या बोला था? कोई भी तीन कैंडल ले लीजिए, गिरते समय ऊपर से कैंडल लेंगे, पहला कैंडल ये, दूसरा कैंडल ये, तीसरा कैंडल ये। तो आपको क्या बताया रूल, कि दूसरा कैंडल को इग्नोर कर दीजिए। तो आपका पहला कैंडल कौन सा है? ये वाला जी, इसको आप पहला कैंडल मार्क कर दीजिए जी। दूसरा कैंडल कौन सा है जी? ये वाला जी, इसको आप दूसरा कैंडल मार्क कर दीजिए जी, ठीक है जी। और तीसरा कैंडल कौन सा है जी? ये वाला जी, इसको आप तीसरा कैंडल मार्क कर दीजिए जी। कर दिया जी। अब तीन कैंडल मार्क कर देने के बाद आपको क्या करना है? रूल क्या कहता है? सेकंड कैंडल को भूल जाओ। भूल गए जी, चलो हटा दिया। अब तुम हटा तो सकते नहीं चार्ट से, दिमाग से हटाना है, राइट। सो आपने आपने सेकंड कैंडल को हटा दिया। अब देखो जी, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच कोई गैप नजर आ रहा है जी? यस जी। थर्ड कैंडल का जो हाई यहीं तक गया है प्राइस, और फर्स्ट कैंडल का लो कहां तक गया है? यहां तक। इसके बीच देखो गैप है जी, हाँ जी। तो दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप है जी, यस जी। तो आप इसको पहले फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लीजिए जी, है जी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जी, हाँ जी। तो आप इसको क्या मार्क करेंगे जी? फेयर वैल्यू गैप, एफ वी जी। आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया जी, कि हाँ जी देखो जी, एक यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जी। अब आप अपोजिट साइड देखो जी, क्या यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप था जी? आप देखो यहाँ पे जब अपोजिट साइड में यहाँ पे थे, तो अपोजिट साइड में इधर आपका फेयर वैल्यू गैप था जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि सेकंड कैंडल को आपने यहाँ से
हटा दिया था, तो यहाँ पे भी एक गैप आपको नजर आ रही थी, राइट, जिसको आपने फेयर वैल्यू गैप पहले मार्क किया था, बाद में हमने एक्सटेंड करके इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बोला, राइट। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, नो डाउट, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कहलाएगा। करेक्ट, करेक्ट है। तो इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप था, अब इधर एक फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं अभी एफवीजी कहता हूं, ठीक है, एफवीजी, क्योंकि ये मेरा एफवीजी है। तो अब मेरा ये जो है एफवीजी है, और यहाँ पे भी एफवीजी है, तो इधर आपका ये बियरिस एफईजी है, और ये क्या है, बुलिस एफईजी। बुलिस एफईजी को आप ग्रीन कलर से डिनोट करोगे, राइट, आप बियरिस एफईजी को रेड कलर से आप डिनोट करोगे, राइट, तभी तो आप पहचान पाओगे ना कि ये बियरिस एफईजी है। क्यों? क्योंकि ये डाउन साइड के लिए बना है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसी एफईजी को टैप करके फिर नीचे गिरेगा, और ये मार्केट यदि ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा और यहीं से ऊपर जाएगा ना। अब आप देखो, दो एफईजी आपको नजर आया, एक बुलिस एफईजी है जी, और एक बियरिस एफईजी है जी। अभी दोनों को ओवरलैप कर दो जी, दोनों को ओवरलैप कर दो जी। कौन सा एरिया ओवरलैपिंग का आया जी, कौन सा एरिया ओवरलैपिंग का आया जी, ये वाला एरिया ओवरलैपिंग का है जी, राइट। सो अब आप यहाँ पे देखिए कि दोनों साइड की जो बियरिस और बुलिस एफईजी है, उसका ओवरलैपिंग एरिया क्या आया जी, ये आया जी। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ना जी, इसी को हम बीपीआर कहते हैं जी, बैलेंस प्राइस रेंज। क्या कहते हैं? बीपीआर, बीपीआर कहते हैं। ओके, इसको हम लोग बीपीआर कहते हैं, बैलेंस, BALANC, बैलेंस प्राइस रेंज, सॉरी, ठीक है, BALANC, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है जी। तो इसको हम लोग बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, किसको? ओवरलैपिंग एरिया को। कौन से ओवरलैपिंग एरिया को? बुलिस एफईजी यदि इधर लेफ्ट साइड में है, और इधर राइट साइड में बियरिस एफईजी भी है, ठीक है, राइट साइड में आपका बियरिस एफईजी भी है, तो इन दोनों के ओवरलैपिंग एरिया को ही बीपीआर कहते हैं। मतलब अभी मैं एफईजी यहां मार्क नहीं कर रहा हूं, ना बुलिस ना बियरिस, बल्कि मैं क्या मार्क कर रहा हूं, मैं मार्क कर रहा हूं बीपीआर। सो बीपीआर कैसे मार्क करूंगा मैं, बीपीआर में कैसे मार्क करूंगा, बीपीआर मार्क करूंगा, देखो जी, ये बुलिस का आपका प्राइस था, यहां से यहां तक आपका क्या था, बुलिस एफवीजी, और यहां से यहां क्या था, बियरिस एफईजी। इसका मतलब बियरिस एफईजी का पहला कैंडल का लो और बुलिस एफईजी का पहला कैंडल का हाई, इन दोनों का यदि हम मिला देंगे तो मेरा क्या आएगा, कॉमन एरिया। और ये कॉमन एरिया दोनों एफईजी को ही हम बीपीआर कहेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, पहला कैंडल का हाई बुलिस का और पहला कैंडल का लो बियरिस का, दोनों के बीच का ये गैप, क्योंकि ये गैप क्या है, देखो यहाँ पे इस एफईजी के अंदर का भी कॉमन एरिया है और इस एफईजी के अंदर का भी कॉमन एरिया है। तो दिस इज कॉल्ड बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। मतलब एक तगड़ा वाला स्टेशन है। कौन सा स्टेशन? कानपुर स्टेशन, राइट। क्यों कानपुर स्टेशन? कोलकाता स्टेशन, ठीक है, बीच का जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या है, यदि इधर कोई जाता है तो कौन सा स्टेशन है, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जिसको मुगल सराय कहते हैं, राइट। सो मतलब मेन मेन जैसे स्टेशन की बात कहते हैं, तो ये मेन स्टेशन है, लाइक बीपीआर। मतलब बीपीआर एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। प्राइस यदि ऊपर जाएगा तो बीपीआर से ही टकरा के वापस नीचे गिरेगा, यदि बेरिस है तो, या बुलिस है तो बीपीआर से टकराकर मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ बंप करेगा। सो बीपीआर मैंने आपको समझा दिया क्या होता है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज के लिए दोनों साइड कॉमन एरिया सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, क्या, एफवीजी। सो यदि बुलिस एफवीजी जो है, यदि आपका बुलिस एफवीजी हो और इधर राइट साइड में बियरिस एफवीजी हो, तो बियरिस एफईजी और बुलिस एफईजी के कॉमन एरिया को ही हम लोग बीपीआर कहते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, ठीक है। सो बैलेंस प्राइस रेंज होपफुली आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको कैंडल को सेट कर देते हैं जैसे था, राइट। उसके बाद हम प्राइस के बारे में आगे देखते हैं कि आगे के जो चीजें हैं, आगे के ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। सो आप लोग को बीपीआर समझ में आ गया, तो चलिए हम बीपीआर अभी हटाते हैं यहाँ से। ओके, तो बीपीआर होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, राइट। तो हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ठीक है जी, कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम किसे कहते हैं। यदि आपका मार्केट बियरिस है, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, ठीक है,
यदि मार्केट आपका बेरिश है और इधर आपको दिख रहा है कि यार कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह, यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू ध्यान रहे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू के साथ जो करेक्टिव मूव होते हैं, इंपल्सिव मूव होते हैं, उनमें जो विक बना हुआ होता है उसका ओवरलैपिंग एरिया होना चाहिए। मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए एक साइड एफवीजी का होना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रहे। तो अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। सो यहाँ पे यदि मैं देख रहा हूँ, इधर यदि मैं आया तो मेरा ये जो कैंडल है बियरिश है, राइट, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया और मार्केट अब नीचे की तरफ ट्रेवल करने जा रहा है, राइट। तो मार्केट जब नीचे की तरफ ट्रेवल करने जा रहा है तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट जो है का प्राइस, ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए कि क्या है आपका। तो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब अभी फिलहाल हटा देता हूँ, राइट। आपको मैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताने जा रहा हूँ, तो आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, ओके। सो ऑर्डर फ्लो वगैरह भी सब हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ लगे, साफ सुथरा लगे और आपको समझ में आए, ओके। ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव बता चुका हूँ क्या होता है, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा चार्ट साफ लगेगा तो तुमको समझने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों को हम अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है जी। तो प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें जितनी लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ा साफ लगेगा, ओके। सो प्राइस आपका इस तरह से नीचे डाउन आया एंड देन फिर ऊपर प्राइस जो है वो चला गया, फिर नीचे आया, इसने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो ये आपका विक बना हुआ था, ये विक दिख रहा है आपको, राइट। यहीं से प्राइस, आपका प्राइस कहाँ तक मैक्सिमम आई थी, यहाँ तक आई थी प्राइस, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई, कौन से मूव में, करेक्टिव मूव में, ये वाला करेक्टिव मूव। जब आपका ऊपर की साइड जा रहा था तो प्राइस का करेक्टिव मूव का यहाँ पे एक विक बना हुआ है, विक बना हुआ मतलब यहाँ बॉडी नहीं है कैंडल का, राइट। यहाँ पे एक लाइनिंग देखोगे, मतलब प्राइस यहाँ तक आया था फिर यहीं से धकेल दिया गया। नाउ मार्केट जब नीचे आया तो इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ फिर से जा रहा है, फिर से जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके। लेकिन मार्केट जो है तो ऊपर की तरफ, आपका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, और फिर मार्केट में अचानक से देखोगे यहाँ से गिर गया। अब बोलोगे यार यहाँ पे ऐसा क्या चीज था, यहाँ पे ऐसा क्या चीज था, तो आप ओब्वियसली आप मार्क करोगे क्या, अब आप यहाँ पे क्या मार्क करोगे, आप यहाँ पे इस तरह, लेट सपोज ऐसे भी कैंडल है, इस तरह से कैंडल है, ठीक है, या इस तरह से कैंडल है, ओके। सो अब आप मार्क कर क्या करोगे, मार्क करोगे यहाँ पे, हाँ जी देखो जी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, क्यों, क्योंकि इसका लो और इसका हाई एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो आप देखोगे हाँ जी यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट। तो मार्केट जो है क्या करेगा, इस बियरिश फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, और बियरिश फेयर वैल्यू गैप को टैप करके और उसके बाद मार्केट अब नीचे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि तीन कैंडल के बीच गैप है, राइट। आप इसको मार्क कर दोगे, करेक्ट। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है तो मार्केट यहां तक जाएगा और फिर गिर जाएगा, राइट। इसको आप मार्क करके रखेंगे। अब मैं आपको बता दूं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है, जो फेयर वैल्यू गैप होता है, और जो उसके अपोजिट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट, लेफ्ट साइड में ऑलवेज ध्यान रहे, लेफ्ट साइड में जो आपका करेक्टिव मूव होती है, तो करेक्टिव मूव की जो ये लास्ट कैंडल होती है, जो विक बनाए हुए होती है, उस विक को, उस विक को, केवल इस विक को प्रॉपरली हम मार्क करेंगे। और यदि ये ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो फेयर वैल्यू गैप के साथ देखो जी ओवरलैप कर रहा है, कर रहा है ओवरलैप। तो देखिए जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका बेरिस के साइड यदि है, यदि डाउन ट्रेंड जा रहा है और बेरिस के साथ है, आपने मार्केट स्ट्रक्चर कर रखी है और आपको सेलिंग करना है, और आपको दिख रहा है कि मार्केट ने आपका इस प्राइस को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और मार्केट नीचे की तरफ जाता है, तो मैंने आपको क्या बतलाया कि बिना स्टॉपेज का आप गाड़ी नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बताने जा रहा हूँ। तो पहले आप क्या करोगे जी, फेयर वैल्यू गैप मार्क करोगे, और आपको पता है क्या, ऊपर जब आएगा तो इस फेयर वैल्यू गैप से मैं क्या करूंगा, सेलिंग करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू सेलिंग के साइड है और ये मेरा स्टॉपेज भी आ चुका है। लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप के अपोजिट साइड में यदि देखोगे कोई करेक्टिव मूव है, और करेक्टिव मूव में यदि कोई आपका जो लास्ट कैंडल है उसका जो रिजेक्शन कैंडल है, राइट, इसमें यहाँ पे जो विक बनी हुई है, यदि ये विक वाली एरिया जो है ओवरलैप कर रहा हो अपोजिट साइड के एफवीजी के साथ, तो इसको ही हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवांस, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। सो आपको फुली समझ में आ गया होगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है। कभी एफवीजी जो होता है, फेयर वैल्यू गैप जो होता है, उसके अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कोई करेक्टिव मूव यदि हुआ है पहले से,
और करेक्टिव मूव यदि उसमें हुआ है, और करेक्टिव मूव का जो विक वाला पार्ट है, मींस रिजेक्शन वाला जो पार्ट है, रिजेक्शन वाला जो पार्ट है, वो रिजेक्शन वाला सिर्फ आपका जो पार्ट है वो आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ यदि ओवरलैपिंग में है, तो इस ओवरलैपिंग एरिया को ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और यदि आप इसका मीन थ्रेशोल्ड निकाल दो, मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है, मतलब मिडिल लाइन, यदि इसका आप मिडिल लाइन को ब्रेक कर दोगे, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से गिरेगा, एग्जैक्टली मार्केट यहीं से गिरेगा। मतलब प्राइस जो है यदि ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा है, प्राइस यदि ऊपर की तरफ वापस पुल बैक ले रहा है, तो आप तो इंतजार कर रहे होगे कि एफईजी तक आएगा, पूरा भरेगा या आधा आएगा, या फिर इसका मीन थ्रेशोल्ड तक आएगा। लेकिन इसके मीन थ्रेशोल्ड तक मार्केट नहीं आएगा। आप तो इंतजार कर रहे थे कि प्राइस यहां तक आए, फिर मैं एंट्री मारूंगा, लेकिन उसके पहले एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो मार्केट इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ही गिर जाएगा। तो मार्केट में यहाँ पे क्या है, फिर आप बोलोगे एफईजी तक तो आया, फेयर वैल्यू गैप तक मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ से मैं सेलिंग करूंगा, यहाँ तो आई नहीं प्राइस। यहाँ इसलिए नहीं आई दोस्त, क्योंकि इसके पहले आपके पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, पहले ही मोड़ है जहां से मुड़ गया वो। जब उसको जाना है जम्मू कश्मीर है, तो फिर थोड़ी ना आएगा और पंजाब जा चुका था, क्या पंजाब से ग्रेटर नोएडा आएगा और फिर जम्मू कश्मीर जाएगा? नहीं ना, वो पंजाब का ही पहला मोड़ जो टर्निंग पॉइंट है वहीं से मुड़ जाएगा ना दोस्त, क्योंकि जाना तो उसको वो है। तो ध्यान रहे कि आपने ऊपर वाले पीओआई तक वो नहीं जाएगा, पहले ही टर्निंग पॉइंट से मुड़ जाएगा जो उसकी टर्निंग पॉइंट होगी। तो पहली टर्निंग पॉइंट कहां पे है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया? फेयर वैल्यू गैप के साथ अपोजिट साइड में करेक्टिव मूव का विक वाला एरिया होना चाहिए। तो जब सबसे लास्ट कैंडल होगी और जहां से रिजेक्शन आ रहा होगा, मतलब विक बना होगा, यदि वो विक वाला एरिया अपोजिट साइड के फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग में है, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट वापस आएगा, इसी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो अब समझ में आ गया एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। यहां तक हमको समझ में आ गया, अब हम चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, फिर रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है। बस यहीं तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 31 मिनट थोड़ा वीडियो है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा रिपीट करना पड़ता है, तो ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है मिटिगेशन ब्लॉक? तो जब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे भी तो कैंडल बन रही होगी ना दोस्तों, करेक्ट? जब मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रही होगी, तो इधर भी कैंडल बन रही होगी, लाइक दिस, करेक्ट? फिर मार्केट इधर नीचे गिरा होगा, फिर ऊपर की तरफ जा रहा होगा, राइट? ऐसे ही जाता है ना प्राइस, करेक्ट? तो इस तरह से यदि आपका प्राइस रेड ग्रीन बनाता हुआ लेट सपोज ऐसे करके जा रहा है, और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा और ये ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ जाने के बाद मान लो फिर से यहाँ पे क्या किया प्राइस, ठीक है, एक सेकंड देना, यहाँ पे कैंडल बनाई, यहाँ पे कैंडल बनाई, और ऐसे इधर से इधर आपका कोई जरूरी नहीं कि रेड रेड ही करके गिरेगा, राइट? बीच में एक छोटे मोटे ग्रीन कैंडल भी बनते हैं, राइट? सो प्राइस ऊपर गया एंड देन यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये प्राइस ऊपर जब जा रहा है इस तरह से करके, ओके, इस तरह से करके जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट जब नीचे आया, तो नीचे आया तो देखो ये वाला जो कैंडल है, ये दिख रहा है ये कैंडल, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो अब प्राइस जैसे लेट सपोज यहां से समझो अच्छे से, यहाँ पे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप, यदि हम नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट और तीन कैंडल देखेंगे, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पहला का लो और तीसरे का हाई, इन दोनों के बीच गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप है, हाँ जी। तो जब ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वाले कैंडल को क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। या फेयर वैल्यू गैप वाले के नीचे के कैंडल को क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक, राइट? यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप था इस साइड, करेक्ट? तो हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला था, इसके नीचे वाले कैंडल को, करेक्ट? तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर ये वाला जो कैंडल है, ये मेरा क्या कहलाएगा? ऑर्डर ब्लॉक। किसके लिए? अपोजिट साइड के लिए। मतलब प्राइस जब नीचे गिरा था, तो जब ऊपर जा रहा था, तो इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करके नीचे गिर जाना चाहिए था, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे गिर जाना चाहिए था। लेकिन क्या हो रहा है? प्राइस गिर रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रेंड अप था, तो प्राइस को ऊपर जाना है। तो जब आपका इस फेयर वैल्यू गैप को जब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है,
और इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर की तरफ चल गया और इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तो जब मार्केट वापस जब पुल बैक लेगा, मतलब मार्केट जब नीचे आएगा, यही ऑर्डर ब्लॉक, जो ये ऑर्डर ब्लॉक का काम नहीं किया, बियरिश साइड मार्केट को नहीं भेज पाया, इसी पे मार्केट सपोर्ट लेगा, इसी पे मार्केट सपोर्ट लेगा। और यही आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? मिटिगेशन ब्लॉक। कौन सा मिटिगेशन ब्लॉक? जो ऑर्डर ब्लॉक, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आपका एक कैंडल थी, तो ये आपको धक्का देना चाहिए था नीचे के साइड मार्केट को, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप थी, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने ब्रेक करके वापस जब मार्केट नीचे आएगा तो इसी पे सपोर्ट लेगा। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। तो जब अप ट्रेंड में ऊपर के साइड का जो करेक्टिव मूव होता है, फिर से ध्यान से समझो, जो अप साइड में, और इसका भी आप मीन थ्रेशोल्ड ले लोगे लाइक दिस, और मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगा, इसी के मीन थ्रेशोल्ड पे आएगा और यहां से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, सो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जब मार्केट का ट्रेंड अप है, और मार्केट का ट्रेंड अप है, तो जो करेक्टिव मूव लिया था, जो मार्केट ने करेक्टिव मूव लिया था, तो नीचे वाला कैंडल को, लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट होता है ना, उसका जो पहला कैंडल होता है वही मेरा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। सिंपल। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तब ये मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। तो जब ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा प्राइस, तो वापस जब प्राइस नीचे आएगा, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर वाला, जहां से करेक्टिव मूव आया था, उसका फर्स्ट कैंडल, वही मेरा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। अब इजी लगेगा सारा चीज पढ़ना। सो आपको मैंने क्या बताया कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है? जो करेक्टिव मूव होती है उसका सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, ये मेरा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक। बट ऑर्डर ब्लॉक के लिए एफवीजी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ एफवीजी नहीं था, इसीलिए ऑर्डर ब्लॉक मेरा क्या कहलाया था? ये वाला कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहलाया था, क्योंकि इसके ऊपर एफवीजी थी। तो अब ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ में आया और मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक करेक्टिव मूव के लास्ट सेलिंग कैंडल को बोलते हैं, बट उसके ऊपर एफईजी होना चाहिए। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? जहां से करेक्टिव मूव आती है, शुरुआत होती है, और जब वो ब्रेक हो जाता है, प्राइस उसके ऊपर चला जाता है, राइट, और फिर वापस जब सपोर्ट लेगा, तो इसी मिटिगेशन ब्लॉक पे लेगा। ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। क्लियर है? मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया आपको, फेयर वैल्यू गैप आपको समझ में आ गया है कि क्या फेयर वैल्यू गैप होता है, राइट। सो आगे आपको मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी बता दिया, राइट, बीपीआर भी बता दिया कि ये मेरा फेयर वैल्यू गैप था जी। ठीक है, ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक थी जी, करेक्ट, ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है जी, और ये मेरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है जी, राइट। ये वाला नीचे वाला क्यों? क्योंकि जो करेक्टिव मूव आती है उसका जो विक अपोजिट साइड के एफईजी के साथ रहे, तो ओवरलैपिंग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने क्या बताया था जी कि यदि आपका एफवीजी यहाँ पे भी हो और इधर भी यदि आपका एफवीजी हो, लेट सपोज ये कैंडल यहाँ पे होता है ऐसे करके, ठीक है, तो एफवीजी, ये मेरी सेकंड कैंडल होती, तो एफवीजी मेरा कहां तक था? एफवीजी मेरा यहां तक था, करेक्ट, क्योंकि थर्ड कैंडल का है। तो ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, और ये फेयर वैल्यू गैप जब इसके साथ ओवरलैपिंग में हो, तो वो मेरा क्या कहलाएगा जी? बीपीआर कहलाएगा। सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाता? एक बीपीआर भी हो जाता इस ओवरलैप एरिया में। तो मैंने आपको बीपीआर भी यहाँ पे बता दिया था, करेक्ट, कि बीपीआर क्या होता है। तो दोनों साइड यदि फेयर वैल्यू गैप हो, तो उसका ओवरलैपिंग एरिया को बीपीआर कहते हैं। फेयर वैल्यू, बियरिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? सारी चीजें मैंने बता दी। मिटिगेशन ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया। यहां तक समझ में आ गया? सो सिंपल। मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो क्या है? कि जब करेक्टिव मूव आता है अप ट्रेंड में, जहां से आपका प्राइस नीचे गिरना शुरू हुआ है, यदि वो ब्रेक हो जाता है, तो प्राइस वापस इसी पे सपोर्ट लेता है, जो ये पहली कैंडल है करेक्टिव मूव की। ठीक है, बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ भी एक गैप होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप, तब ये मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करना चाहिए था इसको डाउन साइड के लिए, बट नहीं किया, ये ब्रेक हो गया, तो ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक कहलाएगा। क्लियर है? सो मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आ गया। नाउ एक चीज देखो आप यहीं पे, अब आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है,
आपको मैंने क्या क्या बता दिया, ऑर्डर फ्लो क्या होता है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अभी भी रिपीट कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बीपीआर क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। नाउ अब हम ब्रेकर ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? तो ब्रेकर देखो, करेक्टिव मूव से ही सारी कहानी समझ में आएगी। ये जो करेक्टिव मूव है इसी को पूरा ऑर्डर फ्लो कहते हैं, बता रखा है। ये जो पूरा का पूरा जो आपका करेक्टिव मूव है, जहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ था और जहां तक गिरा था, ये पूरा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑर्डर फ्लो। क्या कहलाता है? ऑर्डर फ्लो। ये पूरा का पूरा मेरा ऑर्डर फ्लो है। ऑर्डर फ्लो अब खत्म होने वाला है, ज्यादा मेन चीज बता दो। तो आपने देखा अप ट्रेंड में जो करेक्टिव मूव होता है वही ऑर्डर फ्लो होता है, और ऑर्डर फ्लो का ही लास्ट सेलिंग कैंडल मेरा क्या कहलाता है? ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक तब कहा जाएगा जब उसके ऊपर एफवीजी हो, और एफवीजी नहीं होगा तो उसका नेक्स्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। करेक्ट? और उसके वो भी तब बोलेंगे जब उसके ऊपर एफवीजी हो, नहीं होगा तो फिर उसके अगले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। तो जब तक आपका एफवीजी नहीं होगा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। करेक्ट? एफवीजी क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। और हमने बताया करेक्टिव मूव का जो पहला कैंडल होता है जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, उसको हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। कब? जब प्राइस उसको ब्रेक कर देता है उसके बाद। ठीक है, प्राइस ऊपर गया और इसको क्या किया? ब्रेक कर दिया, तो इसको मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे। और हमने फेयर बीपीआर किसे बोला? यदि प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है और उधर भी एफवीजी बनाता है और लेफ्ट साइड में भी एफवीजी है, तो दोनों के ओवरलैपिंग एरिया को क्या कहते हैं? बीपीआर कहते हैं। ठीक है, और नीचे के साइड यदि प्राइस गिर रहा है और वहां फेयर वैल्यू गैप बना रहा है तो बियरिश फेयर वैल्यू गैप हो गया, और दोनों साइड फेयर वैल्यू गैप का ओवरलैपिंग एरिया को बीपीआर कहेंगे। करेक्ट? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? जो मेरा करेक्टिव मूव होता है, वो करेक्टिव मूव में जो नीचे की साइड ऑर्डर ब्लॉक वाली जो कैंडल होती है वहां पे जो विक बनता है, विक, राइट, नॉट बॉडी, लास्ट सेलिंग कैंडल का जो विक बन रहा है रिजेक्शन वाली, ये विक यदि राइट साइड फेयर वैल्यू गैप के साथ ओवरलैपिंग में हो, मतलब इधर फेयर वैल्यू गैप हो या फेयर वैल्यू गैप का थोड़ा सा पार्ट हो, राइट, और यदि यहाँ विक हो तो ये विक वाला फेयर वैल्यू के कैप के साथ ओवरलैपिंग में होगा, तो इसी को हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। क्लियर है? तो आपको मैंने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक, बीपीआर एंड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बता दिया। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूं आपको ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस जब ऊपर की तरफ जा रही थी, प्राइस जब ऊपर की तरफ ऐसे करके जा रहा था, और यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनाया था और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया था, तो जब प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा था, तो इस फेयर वैल्यू गैप को या इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चला जाना चाहिए था, लाइक लाइक दिस, और बॉस करना चाहिए था, जाके करना चाहिए था ना, करना चाहिए था। क्योंकि भैया ये तो बहुत अच्छा स्ट्रांग वाला है, फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट का स्ट्रक्चर अप है, तो उसको तो बॉस करने के लिए यही से जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया? प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो प्राइस यदि किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है तो इसी को हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेकर ब्लॉक। तो ये जो मेरा ऑर्डर ब्लॉक है ना, बुलिश साइड का जो ऑर्डर ब्लॉक है, यदि प्राइस नीचे की तरफ आ गया लाइक दिस, प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे यहाँ पर तक प्राइस गया, अभी इस कैंडल को अभी आप इग्नोर करो, ठीक है, ओके, प्राइस यहां तक लेट सपोज गया, इसको भी हटा दो, ठीक है, प्राइस यहां तक गया, और प्राइस जो है सो क्या किया? नीचे की तरफ आ गया लाइक दिस, दिख रहा है? प्राइस नीचे की तरफ आ गया ऐसे, दिख रहा है ना, प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। तो प्राइस तो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहीं तक जा पाया, और फिर प्राइस नीचे आके इसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दी। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाएगा ना, तो यही आपका बेरिश साइड के लिए ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसी ऑर्डर ब्लॉक का नाम चेंज कर देंगे और लिखेंगे BREAKER, ब्रेकर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक का नाम क्या चेंज कर देंगे? ब्रेकर ब्लॉक। इसका मतलब ये हो गया कि यदि प्राइस वापस ऊपर की तरफ आएगा, और यदि ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कब नहीं मिलेगा? जब फेयर वैल्यू गैप होगा ही नहीं। जब मान लो यहाँ फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तब कहा जाएगा ना जब उसके अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप हो। बट यहाँ तो 3 कैंडल है, देखो ऊपर तक है, तो यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप है नहीं, तो उस कंडीशन में आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो मिलेगा नहीं। तो जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा नहीं, क्योंकि विक तो जरूर है लेकिन राइट साइड में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो है ही नहीं। ऊपर से क्या है? फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप तो अब यहाँ हो गया, दिख रहा है? क्योंकि अब जब पहला कैंडल का लो और तीसरा कैंडल का हाई यहाँ पे, यहाँ फेयर वैल्यू गैप, बट फेयर वैल्यू गैप से पहले अब कौन आ गया? ब्रेकर ब्लॉक।
क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, क्योंकि यहाँ फेयर वैल्यू गैप नहीं था। और फेयर वैल्यू गैप ऊपर चला गया क्योंकि इसका हाई प्राइस यहाँ चला गया है। तो फेयर वैल्यू गैप तो हम तब बोलेंगे ना जब जो गैप होता है तीसरा और पहला कैंडल का। तो फेयर वैल्यू गैप अब ऊपर हो गया, बीपीआर भी ऊपर है, बट उसके नीचे कौन है? उसके नीचे है ब्रेकर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, तो अब प्राइस क्या करेगा? क्या वो फेयर वैल्यू गैप तक जाएगा? क्या वो बीपीआर तक जाएगा? नहीं। मार्केट पहला मोड़ कौन सा है इसका? पहला मोड़ है ब्रेकर ब्लॉक। तो प्राइस अब क्या करेगा? इस ब्रेकर ब्लॉक तक जाएगा, ऐसे। समझ में आया? प्राइस इस ब्रेकर ब्लॉक तक जाएगा और यहां से गिर जाएगा। तो ये पहले क्यों नहीं गिरा? पहले इसलिए नहीं गिरा क्योंकि यहाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए राइट साइड फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो राइट साइड में तो फेयर वैल्यू गैप है नहीं, तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो बना नहीं। क्योंकि विक के साथ जब फेयर वैल्यू गैप होगा तभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, तो एडवांस ऑर्डर तो ब्लॉक तो बना नहीं। तो जो ये मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो मेरे लिए ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगा, तो इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे। और इसके लिए फेयर वैल्यू गैप के साथ कंबाइन होना जरूरी नहीं है। यहां चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, चाहे बीपीआर हो, चाहे ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे सारे प्राइस एक दूसरे के साथ टैप्ड हैं। पहला कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई टैप्ड हो चुका। अब यहाँ पे ना कोई फेयर वैल्यू गैप है, और जब फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है तो ना बीपीआर होगा, ना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो उस कंडीशन में मार्केट जो है सो क्या करेगा? इस ब्रेकर ब्लॉक, जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और यही मेरा ब्रेकर ब्लॉक कहलाएगा, और इसी ब्रेकर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस नीचे की तरफ गिरेगी। तो आप समझ में आ गया ब्रेकर ब्लॉक क्या है? तो जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, वही बेरिश के लिए क्या जब वो ब्रेक हो जाता है, जब प्राइस उसको ब्रेक कर देता है, तो वही मेरे लिए बेरिश के लिए ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। क्लियर हो गया? तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी क्या है समझ में आ गया, ब्रेकर ब्लॉक समझ में आ गया, तो सारे ब्लॉक समझ में आ गए। अब हमारे लिए क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया है सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन ब्लॉक एंड रिक्लेम ब्लॉक। क्या बच गया है? रिजेक्शन ब्लॉक एंड रिक्लेम ब्लॉक। व्हाट इफ यदि यहां पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी होता ही नहीं, यहां पे एफईजी यदि नहीं होता, तो ऑब्वियसली यहां ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता ना इसी प्राइस में। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट सेलिंग कैंडल इज माय ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन उसके ऊपर गए तो देखे एफईजी नहीं है। फिर हमने ऊपर वाले कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोला, लेकिन उसके ऊपर भी एफईजी नहीं है। फिर मैंने उसके ऊपर वाले को ऑर्डर ब्लॉक बोला, बट मान के चलो यहाँ पे भी आपका एफईजी नहीं है, इसका भी प्राइस टैप्ड है। मतलब यहाँ पे सारे प्राइस टैप करते हुए ऊपर गए हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक बना ही नहीं। अब जब नहीं बना तो अब और ना ही इधर कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो अब प्राइस भाई नीचे इधर तो ब्रेक तो कर दिया, लेकिन प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो अब नीचे कहां से गिरेगा? कोई ना फेयर वैल्यू गैप है ना कुछ। तो ये जो आपका मिटिगेशन ब्लॉक है ना जी, दैट विल बिकम रिक्लेम ब्लॉक। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक था ना, प्राइस जब नीचे आया था तो इसी को टैप करके ऊपर गया था ना, लेकिन अब उसके बाद क्या किया प्राइस ने? इस मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो अब यही मिटिगेशन ब्लॉक अब बन जाएगा रिक्लेम ब्लॉक। इसका नाम चेंज कर देंगे और लिख देंगे रिक्लेम ब्लॉक। क्या लिखेंगे? रिक्लेम ब्लॉक। ठीक है? तो अब देखो रिक्लेम ब्लॉक, मजा आया? रिक्लेम ब्लॉक क्या है? जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, जो मिटिगेशन ब्लॉक है वही मेरा रिक्लेम ब्लॉक बनता है। लेकिन ये कब काम करेगा? जब इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, वीपीआर कुछ भी नहीं रहेगा। ना इधर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ना इधर कोई फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ना इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। कोई इधर ब्लॉक है ही नहीं, स्टॉपेज। तो जब आपका हाईवे पे गाड़ी चढ़ गई, अब बिना तुम्हारा आगरा आए साला भैया, बिना आपका क्या बोलते हैं उसको, जो नया हवाई जहाज वाला बना है, क्या बोलते हैं उसे? अरे एरोप्लेन, एरोप्लेन जहां पे उतरती है क्या बोलते हैं उसको? एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट बना है? जेवर एयरपोर्ट, है ना? तो जब हाईवे पे यहाँ पे चढ़ गई गाड़ी है राइट, ग्रेटर नोएडा से, अब बीच में कहीं मान के चलो स्टॉपेज नहीं है, तो जेवर एयरपोर्ट पे स्टॉपेज है, तो इधर कोई स्टॉपेज है ही नहीं। तो गाड़ी जब नीचे गिर के वापस ऊपर जा रही है, तो उधर से कोई धक्का देने वाला ही नहीं, कोई स्टॉपेज ही नहीं है, तो कहां से गाड़ी मुड़ेगी? तो सीधा उसको जेवर एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। मतलब जो मिटिगेशन ब्लॉक था वहां तक प्राइस को जाना पड़ेगा, और वहां तक प्राइस जो है वो जाएगी, उसके बाद ही मोड़ मिलेगा। उसके पहले हाईवे पे कोई मोड़ ही नहीं है। तो इसका मतलब प्राइस जो है सो कहां तक जाएगा जी? प्राइस जाएगा जेवर एयरपोर्ट। ठीक है? उसके तो यहाँ पे हाईवे पे चढ़ गया एक बार, बीच में रास्ता में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे
जब आएगा प्राइस, चूंकि बीच में कोई एफवीजी नहीं थी, ना ही कोई बीच में बीपीआर था, ना ही कोई इनवर्स फेयर वैल्यू गैप थी क्योंकि इधर भी एफवीजी नहीं थी, ना ही आपका फेयर वैल्यू गैप था तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बना, इधर फेयर वैल्यू गैप नहीं था तो इधर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बना जो कि ब्रेकर ब्लॉक बने, तो कोई कोई ब्लॉक इधर है ही नहीं। तो इसका मतलब जो मिटिगेशन ब्लॉक ये बना था जब ये ब्रेक हो गया, यही मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो मेरा क्या काम करेगा, ये मेरा काम करेगा रिक्लेम ब्लॉक का। क्या काम करेगा जी? रिक्लेम ब्लॉक का। तो इसी को हम रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा रिक्लेम ब्लॉक क्या है। तो मिटिगेशन ब्लॉक मेरा रिक्लेम ब्लॉक बन जाता है और ऑर्डर ब्लॉक मेरा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, जब अपोजिट साइड ऑर्डर ब्लॉक हो और ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे प्राइस, तो वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे गिरेगा और वो ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए ब्रेकर ब्लॉक कहला जाएगा। लेकिन इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं तो ब्रेकर ब्लॉक भी नहीं बनेगा। उस कंडीशन में मार्केट ये मिटिगेशन ब्लॉक जो थी उसी को ब्रेक करके नीचे आया, तो इसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके फिर नीचे आएगा और उस समय ये मेरा रिक्लेम ब्लॉक कहलाएगा। क्लियर है? तो होपफुली रिक्लेम ब्लॉक भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब आपको हम बोलते हैं, दिख बताते हैं रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है जी, लास्ट लास्ट ब्लॉक है। और ये जो 10 ब्लॉक है ना, यही ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है और मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं है जहां से प्राइस मुड़ता है। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट वहीं से मुड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा लाइव, तब मजा आएगा ज्यादा, चार्ट दे देखोगे तो। अभी तो मैं समझा रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझ सको कि रिक्लेम ब्लॉक होता क्या है, राइट। सो ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक अब क्या बन गया, रिक्लेम ब्लॉक। नाउ चलो जी, अब आप आपको रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में बतलाते हैं। ठीक है जी। सो जब आपका प्राइस, ठीक है, अभी फिलहाल इसको वापस चेंज कर देते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक नाम लिख देते हैं। अभी हम अब ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं, है ना। ओके, सॉरी, मिटिगेशन। ओके, सो नाउ मार्केट में ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक था। ओके, प्राइस जब नीचे आया तो यहाँ पे क्या बनाया था, अभी पहले ऑर्डर ब्लॉक एक बना हुआ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एफईजी थी, तो चलो इसको एफईजी हम बना देते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज भी भूल चुका हूँ मैं, ठीक है, जो मैं भी ऐड कर दूंगा। दो इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअल में, ठीक है, वो मैं भूल चुका हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं बताऊंगा। सो पहले अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए, देखो यहाँ पे जी एफवीजी नहीं थी, बट इसके ऊपर क्या है, एफवीजी है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक एफवीजी था, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, करेक्ट, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एवरेज होता है। तो ये मेरे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थी, राइट, ऑर्डर ब्लॉक थी। ओके, एंड ये मेरा जो है वो एवरेज था, बुलिश एफएजी। करेक्ट है, करेक्ट है जी, डन। सो क्यों, क्योंकि प्राइस के बीच गैप है, राइट, सेकंड कैंडल को हटा देंगे तो गैप है, तो ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं हुआ, लास्ट सेलिंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बट ऑर्डर एवरेज नहीं था, राइट, ये बता चुका हूं। सो नाउ अब मार्केट में प्राइस जब नीचे की तरफ यहाँ पे आया, राइट, अब प्राइस जो है वापस जैसे मिटिगेशन ब्लॉक पे आया, लेकिन क्या हुआ फिर नीचे प्राइस जो है मिटिगेशन ब्लॉक से ऐसे करके टैप किया, मिटिगेशन ब्लॉक पे टैप किया, प्राइस इसको ब्रेक किया, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया और ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद अब इसको आगे एक्सटेंड नहीं करके इसने मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर दी। क्या कर दी, मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर दी। ब्रेक करने के बाद प्राइस जब यहां आया तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाना चाहिए था, राइट, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था। नो डाउट मार्केट गया, मार्केट तो गया, देखो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर गया, और अब कहां से गिर रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक के उसी लाइन से, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, रिक्लेम ब्लॉक बन गया, राइट। अब ये रिक्लेम ब्लॉक बन गया, मतलब रिक्लेम ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को फिर से, इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या किया, प्राइस ब्रेक करने की कोशिश किया। अभी इन सबको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझा सकें कि रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है, राइट, अच्छे से। ओके, सो मार्केट में क्या हुआ, देखो जी, बड़ा अच्छा, प्राइस तो बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहा है। कैसे रिएक्ट कर रहा है कि मार्केट जो है रिजेक्शन ब्लॉक पे गया और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आया, और ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद प्राइस जो है सो क्या कर रहा है जी, अब रिएक्ट कर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे गिरा था ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से बूम किया,
राइट, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया और वापस आके इसने क्या किया, मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद कहां पे आ गया ये, ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर की तरफ प्राइस गया और कहां गया, मिटिगेशन ब्लॉक पे। अब मिटिगेशन ब्लॉक क्या बन गया, अब रिक्लेम ब्लॉक। वापस मार्क प्राइस नीचे आया ऑर्डर ब्लॉक पे, तो फिर से क्या हुआ, टैप हुआ और फिर से ऊपर बाउंस किया, लेकिन फिर से नीचे आया और इसने इस बार क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही उसने ब्रेक किया फिर से रिजेक्शन आ गई, फिर से रिजेक्शन आ गई, और फिर पर प्राइस जो है सो ऐसे करके टैप करके ऐसे चला गया। अब देखो यहां पे हुआ क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर करके बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से। आराम से बाबा, बस होने वाला है। ठीक है जी, सो अब आप यहाँ पे देखोगे कि प्राइस जो है, अरे मत हिल रहो, मत हिल, थोड़ा सा बस, हो गया हो गया हो गया, मत हिलिए, रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने वाली है। ओके जी, सो नाउ अब आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस गया जी, और वापस जो है सो प्राइस जो है फिर से नीचे की तरफ गिरा, लाइक दिस, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया, ब्रेक, ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को उसने ब्रेक किया, जैसे ही उसने ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, और आपका इस जो लो है, इसकी लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मतलब इसका लो को इसने क्या किया, ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट में वैसे इतनी तेजी से बाइंग आई कि लाइक दिस, ये मार्केट का कैंडल लाइक दिस ऐसे पलट गया और ये ग्रीन बन गया। मतलब प्राइस जब नीचे गिर गया था, तो जैसे ही इसके प्राइस को ये बॉटम पे आया, इसने यहां से एक तगड़ी रिजेक्शन आई, और यहाँ पे बन गया हैमर कैंडल। तो कैंडलिस्टिक पैटर्न में नहीं बता रहा हूँ मैं, सिंपल बता रहा हूँ, रिजेक्शन ब्लॉक। ओके, तो मैंने देखा यहाँ पे क्या कि हाँ जी, प्राइस तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, मिटिगेशन ब्लॉक से ऊपर गया, लेकिन फेल हो गया, ऊपर गया नहीं, और मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक कर दी। अब ऑर्डर ब्लॉक से मुझे बाइंग करनी है, क्योंकि मेरा ट्रेंड अप है, बॉस तक का टारगेट रखना है, मैंने टारगेट रखा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के बाद दोबारा ऑर्डर ब्लॉक से लोग घुसे बाइंग के साइड, लेकिन वापस इसने क्या किया, ब्रेक कर दी ऑर्डर ब्लॉक को। बस आ जाओ 5 मिनट, ठीक है। सो मार्केट नीचे आया, और नीचे उसने क्या किया, इस फिर से ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक किया और इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब किया, वैसे ही फिर से बाइंग आ गई, फिर से बाइंग आ गई। इसका मतलब पहले ही इस प्राइस से बाइंग आ चुकी है, पहले ही इस प्राइस से एक बार बाइंग आ चुकी है, और वापस प्राइस इसी प्राइस पे आने के बाद वापस फिर से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपको यहां पे एक दो बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये जो विक आप देख रहे थे, यहाँ पे जो आप एक विक देख रहे थे, इसी जोन में आने के बाद, इसी जोन में आने के बाद, क्योंकि देखो यहाँ पे जब प्राइस नीचे गिरा था, तो इसी प्राइस से ऊपर गया था प्राइस, राइट, और वापस जब इस पे आया प्राइस, फिर से इसी एरिया में इतना तगड़ा आपको बाइंग देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहां से बायर फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं, जिन्होंने प्राइस को ले गए थे, ऊपर तक ले गए थे, राइट, बाइंग करते हुए, वापस प्राइस यहां आया, वापस फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिल रही है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहां से बायर फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले बार तो इतना ही बड़ा वीक बना था, इस बार उससे भी बड़ा वीक बन गया। दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन ब्लॉक। तो इसी को हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। मतलब एक ऐसे जोन में आने के बाद जहां से पहले एक बार बाइंग आ चुकी है, और वापस प्राइस ऊपर की तरफ बंप कर चुका है, राइट, दोबारा प्राइस उसी जोन में आने के बाद फिर से आपका फिर से वहां पे बायर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट, जहां से सेलिंग आई है पहले या जहां से बाइंग आई है, तो उसी को हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जोन में आते के साथ प्राइस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है।
जैसे ही प्राइस आया था बूम ऊपर की तरफ, फिर वापस प्राइस आया, फिर बूम। इसका मतलब जैसे ही रिजेक्शन आए और ये कैंडल क्लोजिंग दे दे, समझ लो कि ये अब रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है। इसका मतलब कि प्राइस यदि वापस नीचे यहां पे आता है तो फिर से बूम मारेगा, राइट। इसका मतलब वापस फिर से प्राइस यदि यहां पे गिरने की कोशिश करता है तो वापस प्राइस को फिर से पलट दिया जाएगा। वापस प्राइस जो है सो क्या करेगा, फिर से पलटेगा और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। प्राइस यहां से फिर से कैंडल जो है वो क्या होगी, ग्रीन कैंडल बनेगी और प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा प्राइस, राइट। तो ये किसके कारण हुआ, ये रिजेक्शन ब्लॉक के कारण हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि जहां से बाइंग पहले आ चुकी है और वहां से यदि कोई विक मिल रहा है और वापस प्राइस उसी जोन में आने के बाद रिएक्ट कर रहा है और वापस फिर से रिजेक्शन आ रही है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाता है जिसको हम लोग रिजेक्शन जोन या रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैंने ये रिजेक्शन ब्लॉक भी समझा दिया और इसी के साथ आपके 10 के 10 ये कंप्लीट हो गए। इसमें दो और इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी मैं बता रहा था तब मेरे को ध्यान में आया, तो वो दोनों इंपॉर्टेंट चीज भी मैं कवर कर ही देता हूं ताकि मेरा बायस सेट का पीओआई एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए आज के वीडियो में। जिसको जितना देखना है देखे, ना देखना मत देखे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, राइट। सो 11th जो है पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम इम्बैलेंस, वी आई एम बी, वॉल्यूम इम्बैलेंस। एंड जो 12th है उसको बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, IMB, ठीक है, गैप इम्बैलेंस। और 13th जो है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज और रह गया, अब इसके अलावा पता नहीं शायद एक आधा होगा तो देखा जाएगा, बट ये 13 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब पूरा कवर कर ही दिया तो मैं वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस भी बता दूं। कई बार आपने देखा होगा कि ये इजी है, जब आपको फेयर वैल्यू गैप वगैरह सब चीज समझ में आ गया तो वॉल्यूम बैलेंस एंड गैप इम्बैलेंस भी समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पे दिख रहा है, इस बीच एरिया में देखो, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है आप लोग को,